हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। अगर आप लोग सुपर हिट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये बुक है आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती घटना चक्र की। अगर ये बुक आपके पास है तो आप लोग जानते हो इस बुक में सारा कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सब कुछ इस बुक में टोटली पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 मिनट, ये आपका सिलेबस है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी ये आपका 40 नंबर का आता है। विज्ञान जो कि आपका 10 नंबर का आता है। गणित जो कि आपका 20 नंबर का आता है। पर्यावरण अध्ययन 10 नंबर का आता है। शिक्षण कौशल 10 नंबर का। बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का। सामयिक घटना करंट अफेयर 30 नंबर का। तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग 5 नंबर की। कंप्यूटर 5 नंबर का। जीवन कौशल 10 नंबर का। ये आपका पूरा सिलेबस है और ये इतने नंबर का है, ठीक है। और इस बुक में सारा कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हिंदी दी हुई है, फिर इसके बाद संस्कृत के सारे चैप्टर दिए हुए हैं, पूरा सब कुछ दिया हुआ है। अंग्रेजी दी हुई है, विज्ञान दी हुई है, गणित के सवाल सारे भी हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हैं, 1 मिनट, ये पर्यावरण, सामाजिक, भूगोल, पर्यावरण, इतिहास, भारतीय राजव्यवस्था, सिलेबस के हिसाब से हर टॉपिक दिया हुआ है। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप लोग जानते हो कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो आप लोग जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे मैं आपको ये क्लास लूँगी जिसमें मैं सारा 1 या 2 महीने में पूरी बुक कंप्लीट करा दूँगी। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग 4 से, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। हम लोग सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके। आज हम लोग भाग 4 पर्यावरण यानी ईवीएस का पोर्शन खत्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग भूगोल पढ़ते हैं। उसमें पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर एवं जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल, सारे हम लोग प्रैक्टिस सेट सारे क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है। और अगर आप करंट अफेयर के क्वेश्चन साथ साथ में तैयार करना चाहते हैं तो वो भी मैं पर डे के करंट अफेयर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट का वीडियो लेके आऊँगी। इसमें मैं पर डे के सारे जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के सारे मैं आपको उस वीडियो में कवर करा दूंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो हमारा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के कुल क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। आप लोग को दिख रहा है साफ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा राष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देशों का क्रम सबसे पहले नंबर 1 पर रूस है, फिर कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत। थर्ड क्वेश्चन है, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, 4। कौन कौन प्राकृतिक भाग है, मुख्य प्राकृतिक भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्यवर्ती मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान व द्वीपीय समूह। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। वो आपके 4 क्षेत्र हैं, ट्रांस हिमालय जिसे तिब्बत का क्षेत्र, बृहद हिमालय जिसे महान हिमालय बोलते हैं, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय बोलते हैं, बृहद उप हिमालय शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। ये जरूर इससे भी आप याद करिएगा। नंबर 5 है, हिमाद्री किसे कहते हैं, महान हिमालय को। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित नहीं है। तो जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा है, ये सभी महान हिमालय में स्थित है। पर पाल घाट जो है ये हमारा महान हिमालय में ना होकर पश्चिमी घाट में स्थित है। महान हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रों में जोजिला जो कि लद्दाख में है, बड़ा लाचा सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, थागा, माना, नीति, लिपुलेख ये उत्तराखंड में दर्रा है, नाथुला सिक्किम प्रमुख है। पाल घाट जो दर्रा है केरल में है, पश्चिमी घाट में अवस्थित है। ये भी आप अपने जो नोट्स वाली कॉपी है उसमें ये चीज लिख लीजिएगा, ओके। लघु हिमालय के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, मध्य हिमालय को। यानी लघु हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है, मध्य हिमालय को। मध्य हिमालय क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, मर्ग। मध्य हिमालय में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल और पयार कहते हैं। पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में स्थित है, मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी मध्य हिमालय में अवस्थित है। मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 3700 से 4500 मीटर के मध्य। शिवालिक हिमालय को किस नाम से अन्य नाम से जानते हैं, ब्राह्य हिमालय। शिवालिक श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है, 900 से 1100 मीटर के मध्य।
ब्रह्मांड का क्या अर्थ है? सुव्यवस्था। सूर्य हमें तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी से निकटतम है। तारों की तुलना में सूर्य हमारे निकट है, जिसके कारण यह हमें आकार एवं बड़ा एवं अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चारों ओर घूमने वाला। सौर परिवार में शामिल है सूर्य, ग्रह, उपग्रह एवं सभी खगोलीय पिंड। पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? इसका आंसर होगा 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य की संरचना यानी प्रकाश मंडल का लगभग 98% भाग किससे बना है? हाइड्रोजन एवं हीलियम। कैसे? हाइड्रोजन 78% होता है, हीलियम 21% होता है। ठीक है, ये लगभग टोटल मिला के 99.85% हो जाता है। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे निकट सबसे दूर ग्रह कौन है? तो देखो, बुध सबसे निकट है। सबसे लास्ट में कौन है? वरुण है। तो बुध सबसे निकट हो गया। सबसे दूर की बात करा तो वरुण। तो बुध एवं वरुण। कक्ष यानी ऑर्बिट किसे कहते हैं? सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ, जिसे हम लोग कक्ष या ऑर्बिट कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ स्थित है? प्राग में। प्लूटो की ग्रह की श्रेणी में कब बाहर किया गया? 2006 में। 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया। किन तथ्यों के आधार पर प्लूटो को सौरमंडल से बाहर कर दिया गया? नंबर ए, प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी है। प्लूटो की कक्षा यूरेनस की कक्षा को अतिक्रमण करती है। ये दोनों कारण है। ठीक है, किन ग्रहों को पृथ्वी की नग्न आंखों से देखा जाता है? तो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। इसको याद करने का तरीका जितने भी वार होते हैं, बुधवार, शुक्रवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। तो देखो, किन ग्रहों को पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जाता है? जिसमें भी वार लग रहा है वो सब अनंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं। तो कौन कौन? बुधवार, शुक्रवार, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, बाकी आप याद कर सकते हो। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, इन ग्रहों को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। किस ग्रह को प्रातः एवं साय का तारा कहते हैं? भोज, शाम का तारा या मॉर्निंग स्टार कहते हैं शुक्र को। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? शुक्र को। क्यों कहते हैं? क्योंकि द्रव्यमान एवं आकार में पृथ्वी के लगभग समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन या सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। किस ग्रह पर तापमान सर्वाधिक होता है? शुक्र ग्रह पर। किन कारणों से बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है? तो बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे विशाल है, इस कारण उसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है, उसकी विशालता के कारण। ठीक है, बृहस्पति ग्रह पर किन गैसों के दिखता है? तो किनके दिखता है? हाइड्रोजन एवं हीलियम की। बृहस्पति ग्रह के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 79। किस ग्रह को आकाश गंगा सदृश ग्रह कहते हैं? शनि को। वलय यानी छल्ला रूपी की विशेषता के कारण शनि ग्रह को आकाश गंगा सदृश गैलेक्सी लाइक प्लैनेट कहा जाता है। शनि ग्रह को कितने उपग्रह हैं? 82। शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? टाइटन। उपग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या हो? साथी एवं सहचर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का क्या है, तो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम चंद्रमा है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या सही है? ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा निश्चित पथ करता है तथा दूसरे ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। उपग्रह वह खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है। ये दोनों ऑप्शन सही है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी लगभग कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? 27 दिन 8 घंटे में। अगर आप लोग पूरे साल की करंट अफेयर देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो, मैंने 1 घंटे का पूरा वीडियो डाल के रखा है, तो आप उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूरे साल 2022 का करंट अफेयर दे रखा है, तो आप लोग जाकर उसे जरूर देखिएगा। ओके, इसके बाद मैं कुछ दिन 2-3 दिन के बाद या 1 मार्च से मैं पर डे का करंट अफेयर आप लोग के लिए लाऊंगी, और पूरे सुपरनेट के लिए जो बहुत यूजफुल रहेगा। 42 क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं कहाँ स्थित हैं? मंगल एवं बृहस्पति के मध्य। धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या है? सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड। धूमकेतु बहुत छोटे आकार के खगोलीय पिंड है जो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हैली धूमकेतु कितनों वर्षों बाद प्रकट होता है? 76 वर्षों बाद। 1 मिनट, ये क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु कितने वर्षों बाद प्रकट होता है? 76 वर्षों के बाद। तारा किसे कहते हैं? ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार ऊष्मा उत्सर्जित करता है। इसके दोनों ऑप्शन होंगे। तारा किसे कहते हैं? एक ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। कौन सा तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है? ध्रुव तारा।
आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है? अनेक तारामंडल से। मिल्की वे की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। प्रधान दिक्बिंदु किसे कहते हैं? तो प्रधान दिक्बिंदु पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा को। मैं आपको 100 क्वेश्चन पर डे कराऊंगी। ओके, ऐसे आपका 2 महीने में पूरी बुक, 2 महीने के पहले ही मैं पूरी बुक आपकी कंप्लीट करा दूंगी। दिक सूचक कंपास क्या है? दिशा सूचक यंत्र, जिससे हम लोग दिशा का ज्ञान करते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। दिक सूचक एक छोटा सा यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। मानचित्र का मापक किसे कहा जाता है? 2 दिए गए बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई दूरी या फिर 2 दिए गए बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी, दोनों को मानचित्र का मापक कहते हैं। लघु मापक या मापने का प्रयोग कब किया जाता है? जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को कागज पर दिखाना हो, तब हम लोग लघु मापक या मापने का प्रयोग करते हैं। दीवारी मानचित्र या एटलस मानचित्र को क्या कहते हैं? इसको हम लघु मापक मानचित्र भी कहते हैं। प्लेनीमीट्रिक मानचित्र किसे कहते हैं? जिनमें सांस्कृतिक तत्वों के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाती है और जिनमें आर्थिक तत्वों के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाती है। आप ऐसे याद रखिए, जिसमें सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों तत्वों की प्रदर्शन की प्राथमिकता दी जाती है, उन्हें प्लेनीमेट्रिक मानचित्र कहते हैं। बृहद मापनी मानचित्र किसे कहते हैं? उपयुक्त सभी। भू संपत्ति मानचित्र, नगरों के प्लान, स्थलाकृतिक मानचित्रों को बृहद मापनी वाले मानचित्र कहते हैं। तो किनको किनको कहते हैं? बृहद मापनी मानचित्र, भू संपत्ति मानचित्र, नगर के प्लान, स्थलाकृति मानचित्र, सबको हम लोग बृहद मापनी मानचित्र कहते हैं। उसमें ये सब आता है। समोच्च रेखाएं क्या कहते हैं? समोच्च रेखाएं क्या है? मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम लोग समोच्च रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड आकार की। ठीक है, पृथ्वी गणितीय दृष्टि से पृथ्वी एक जियोड है। जियोड का शाब्दिक अर्थ है पृथ्व्याकार। यह 2 शब्दों से जियो प्लस आईडी से इड से मिलकर बना है, जो पृथ्वी और इसके त्रिविमीय आकृति होने को प्रदर्शित करता है। भौगोलिक ग्रिड में कितने प्रकार की रेखाएं? 2। कौन कौन? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर खींची जाती हैं। इन्हें क्रमशः अक्षांश, समांतर, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड या फिर देशांतर या मध्योत्तर कहा जाता है। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? सी नंबर है, दोनों ध्रुवों के मध्य समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होती है? 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई 111 किलोमीटर होती है। प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं? जिस देशांतर रेखा के संबंध में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखा किसे कहते हैं? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा गुजरती है लंदन से होकर। वाशिंगटन डीसी में अक्टूबर 1884 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में इंग्लैंड के लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाले देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया है और इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया है। पूर्वी या पश्चिमी देशांतर किसे कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर के पूर्व व एवं पश्चिम में स्थित देशांतर को पूर्वी एवं इसको 0 डिग्री देशांतर के क्रमशः पूर्व में जो होता है उसे पूर्वी देशांतर कहते हैं, जो पश्चिम में स्थित देशांतर उसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूर्ण करती है? 24 घंटे में। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है और इस प्रक्रिया में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होता है तो उनके समय में अंतर कितना होता है? 4 मिनट का। क्या कारण है कि पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्योदय पहला होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए पूरब में स्थित स्थानों पर सूर्योदय पहले हो जाता है और पश्चिम में स्थित स्थानों पर सूर्योदय बाद में होता है। स्थानीय समय और लोकल टाइम किसे कहते हैं? जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होने पर स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाले समय को लोकल टाइम कहते हैं। सूर्य जब किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होता है तो वहाँ की घड़ियों में समय अपराह्न के 12 बजे लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस स्थान विशेष की घड़ियों में वह समय स्थानीय समय कहलाता है। ग्रीनविच के देशांतर को 0 डिग्री मानकर समस्त विश्व को समय कटबिंदुओं में बांटा गया। कब? 1884 में। इसलिए देखो, ये आपका पेट में क्वेश्चन आया था कि संसार को कुल कितने समय कटबंधों में विभाजित किया गया है। अगर आपने यूपी ट्रिपल पेट का एग्जाम दिया तो इसमें क्वेश्चन आया था, तो 24 समय में 24 जोन में बांटा गया। ठीक है। भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? 30 डिग्री
भारत का कुल देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत का मानक मध्याह्न रेखा कितनी मानी गई है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। ये पूर्व पश्चिम, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसी में गड़बड़ होकर हम लोग जल्दी से 82.5 तो याद रखते हैं पर ये हम लोग लास्ट का भूल जाते हैं, तो इससे भी याद रखिएगा पूर्वी देशांतर। भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आएंगे? 5.5 घंटा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहता है? 180 डिग्री देशांतर को सॉरी, ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस देशांतर के दोनों ही ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। जो इम्पोर्टेंट बॉक्स में लिखा होता है मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग परेशान मत होइएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है जिससे वह किसी भी स्थल खंड से होकर नहीं गुजरती। यह रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को 3 बार विचलित होती है। सूर्य ताप किसे कहते हैं? पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को हम लोग सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य ताप सर्वाधिक कहाँ प्राप्त होता है? भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के मध्यवर्ती भाग को सूर्य ताप सर्वाधिक वहाँ पाया जाता है क्योंकि इस भाग में सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता रहता है। ध्रुवों की ओर सूर्य ताप की मात्रा कम होने का क्या कारण है? ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का तिरछा होना। वर्ष के प्रत्येक महीने में सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर तिरछी पड़ती हैं जिसके कारण ध्रुवों की ओर सूर्य ताप की मात्रा कम होती है। ध्रुवों पर विषुवत रेखा कितना प्रतिशत सूर्य ताप प्राप्त करता है? लगभग 40%। केवल 40% सूर्य ताप प्राप्त होता है। पृथ्वी के धरातल पर सूर्य ताप का वितरण किसके अनुसार अलग अलग होता है? अक्षांश के अनुसार। सूर्य ताप के वितरण पर वायुमंडल की किन क्रियाओं का प्रभाव रहता है? प्रकीर्णन का भी, परावर्तन का भी, अवशोषण का भी, उपयुक्त सभी। सूर्य ताप के वितरण पर वायुमंडल के परावर्तन, रिफ्लेक्शन, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग तथा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन आदि क्रियाओं का बड़ा प्रभाव रहता है। कटिबंधों का सीमांकन किसके आधार पर किया जाता है? अक्षांश के आधार पर। कटिबंधों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में। भूमध्य रेखा ग्लोब को कितने समय भागों में विभाजित करती है? 2। कौन कौन? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? कर्क रेखा से मकर रेखा तक के भाग को। भूमध्य या विषुवत रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री अक्षांशों यानी कर्क रेखा तथा मकर रेखाओं के मध्य तक विस्तृत भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। हम लोग 100 क्वेश्चन पर डे करेंगे, ठीक है। 85 हम लोग कर चुके हैं, 86। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? लंबवत। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं तथा शेष भागों में सूर्य वर्ष भर में कम से कम एक बार लंबवत अवश्य होता है। शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के मध्य हमारा शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार पाया जाता है। समताप रेखाएं क्या है? काल्पनिक रेखाएं एवं सभी स्थानों के समान औसत तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं दोनों हमारी समताप रेखाएं कहलाती हैं। वे कल्पित रेखाएं जो सभी स्थानों के समान औसत तापमान वाले स्थानों को मिलाती हैं समताप रेखाएं कहलाती हैं। शीत कटिबंध का विस्तार कहाँ तक है? 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में शीत कटिबंध का विस्तार पाया जाता है। ध्रुवों के पास कितने दिनों की रात, कितने दिनों का दिन होता है? तो 6 माह का दिन होता है और 6 माह की रात, यानी ध्रुवों के पास 6 माह का दिन तथा 6 माह की रात होती है। भारत के किस भाग से कर्क रेखा गुजरती है? उपयुक्त सभी। भारत के लगभग मध्य भाग से, जब ऐसा बनता है ना भारत बनाते तो 20 से जाती है ना ऐसे, तो भारत के किस भाग से कर्क रेखा गुजरती है? भारत के लगभग बीचों बीच, 20 से लगभग। भारत के पूरब से पश्चिम दिशा से, इधर से स्टार्ट होती है ना, पूरब से पश्चिम दिशा से। भारत के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उपयुक्त सभी। किन कारणों से पृथ्वी पर दिन रात का होना, ऋतुओं का परिवर्तन, ज्वार भाटे का आना, सूर्य चंद्रग्रहण का होना संभव होता है? कितनी चीजें देखो, कितने क्वेश्चन होता है, कितने क्वेश्चन इसमें होगा। पृथ्वी पर दिन रात का होना, ऋतुओं का परिवर्तन, ज्वार भाटे का आना तथा सूर्य तथा चंद्रग्रहण का होना संभव हुआ किन कारणों से? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी के घूर्णन गति से। देखो इसमें पढ़ो अच्छे से। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है तथा चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब देखो, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की, ठीक है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी का इस विशेष संबंध के कारण पृथ्वी के धरातल पर दिन रात का होना, ऋतुओं का बदलना, ये सब वगैरह होता है। तो किसके कारण? पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन रात होता है, याद रखिएगा।
पृथ्वी की परिक्रमण गति से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तब चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा, ज्वार भाटे का आना तथा सूर्य चंद्रग्रहण होना संभव हुआ। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? 2। कौन कौन सी? एक है घूर्णन या दैनिक गति, ठीक है, दूसरी परिक्रमण या वार्षिक गति। घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं, परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा अपने ध्रुव पर पश्चिम से पूरब में घूमना, ये हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है। 95 क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? याद रखिएगा कक्ष तल की बात कर रहा है, ठीक है, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का, ठीक है। दैनिक गति किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर लगाए जाने वाला एक चक्कर उसे दैनिक गति कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे। लीप वर्ष किसे कहते हैं? वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती हो, एक वर्ष में जिसमें 366 दिन हो। ये हमारा दोनों ही, जब फरवरी 29 दिन की होगी तो ऑलरेडी 366 दिन होंगे, उसे हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। किन कारणों से ऋतुओं में परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये आपका 100 क्वेश्चन होगा, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। बहुत ही जल्दी आपकी ये पूरी की पूरी बुक कवर करा दी जाएगी और मैथ के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों और आपको अगर ये बुक अच्छी लगती है तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट में जरूर लिखिएगा।